शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि उड़ीसा में हुई रेलवे दुर्घटना के ऊपर लिखा गया है। उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और उसके ऊपर ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है। ये एडिटोरियल थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाते कि आखिर ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ कैसे करके, कौन कौन से संभावित इसके रीजन हो सकते हैं। तो जैसे ही ये दुर्घटना घटित हुई थी उसके बाद हमने रेलवे के कवच सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि कवच सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं तब जाकर के कवच सिस्टम पूरा होता है। रेलवे ने अभी ये जो 2 ट्रेनें थी इसमें शायद कवच सिस्टम को नहीं लागू किया था। दूसरी नंबर की बात यह है अभी कौन कौन सी ट्रेनें हैं, कौन कौन से रूट हैं जहां पर कवच सिस्टम को लागू किया जा रहा है, और कवच सिस्टम यदि लगाया जाएगा तो कौन कौन से सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन सी रेलवे लाइन को पहले प्राथमिकता दिया जाना है। तो यहाँ पर कवच सिस्टम का भी उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पर जो घटना घटित हुई है, ज़्यादातर आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि न्यूज़ चैनल वाले जितने भी हैं मेनली बस रोज़ रोज़ वही कहानी बताते हैं कि ऐसा से ऐसा हुआ, ऐसा से ऐसा हुआ। इसके बाद की कहानी नहीं बताते हैं कि सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है हमारा आने वाले टाइम पीरियड में वो कैसा होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि और भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ना वो दोबारा घटित नहीं होंगी। अभी हम देखते हैं कि एक तो रेलवे की तरफ से जांच की जा रही है और दूसरा सीबीआई की तरफ से इसकी जांच चल रही है। मतलब देखा जाए तो दोनों ही गवर्नमेंट के अंडर में जांचें हो रही हैं, इसलिए आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर कोई निष्पक्ष रिजल्ट ना निकले। और राइटर का कहना है कि हमें जो रिजल्ट आने वाला है उसके ऊपर कोई विशेष फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि कोई गलती हमें पता चलती है तो उससे हम थोड़ा सा सीख ले सकते हैं और बाद में हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। आगे बताया जाता है कि जो इंडियन रेलवे है, आप देख सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से रेल की पटरियों का जाल फैला हुआ है। कितनी सारी ट्रेनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे वो यात्री वाली गाड़ियाँ हो। तो हमारे यहाँ पर जो रेलवे का नेटवर्क है आप देखते हैं कि वो तरबतर तरीके से पूरा फैला हुआ है। बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, बहुत सारी ट्रेनें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एंड देयर इज़ ए नीड टू फिल ऑल वैकेंसीज इन सेफ्टी कैटेगरी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताई जाती है यहाँ पर वो ये है कि रेलवे में सरकार भर्ती तो करती है लेकिन भर्ती करती है खाली अपना काम निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैकेनिक को भर्ती कर लिया या फिर और भी ज़्यादा और भी अलग अलग जो पोस्टें निकाली, लेकिन सेफ्टी से रिलेटेड जो पोस्ट हैं या फिर वैकेंसीज हैं उसको सरकार को भरने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में सरकार को ट्रैक के ऊपर, रेल की पटरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और रेलवे का जो सिग्नलिंग सिस्टम चल रहा है इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में कवच सिस्टम के बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके थे और आज भी कवच सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो कवच सिस्टम का प्रोविज़न रहा है द इंडिजेनियस कम्प्रहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम है। कवच सिस्टम क्या है? भारतीय रूप से विकसित एक सिग्नल का सिस्टम बनाया गया है। ये भी जो है इस एक्सीडेंट को रोक नहीं सका था, लेकिन यदि हम अदर एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी देखें तो यहाँ पर डिमांड करी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करिए। इससे क्या होगा, हमारा जो रेल है वो सेफ्टी, रेलवे नेटवर्क सेफ रहेगा। इसके साथ साथ में हम इम्प्रूव कर सकते हैं सेक्शनल कैपेसिटी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेनें चला सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट के पास में देखा जाए ना तो अभी नई नई सरकार वंदे भारत ट्रेनें चला रही हैं। क्रिएटिंग ए हाइप अराउंड रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन कैन नॉट बी गुरगिज। फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रैक एंड सिग्नलिंग वर्क इज एक्सक्लूसिव टू दिस।
अब आप कितनी भी तेज़ चलने वाली ट्रेनें चला लें, लेकिन जब तक आप अपने रास्ते को क्लियर नहीं कर लेते हैं, वो ट्रेन आपकी कितनी भी स्पीड से भगाओ, वो ट्रेन लेट होने ही वाली है। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट बताए जाते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ सरकार को करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसको स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड अगेंस्ट सच मिसएडवेंचरस when by the custodian himself or otherwise may be difficult to build, but it is something that must be pursued with great resolve। इसको आप great resolve करके ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कि डबल लॉक सिस्टम की बात करी जाती है, इवन फॉर रिमोट हट्स, तो दूर दराज एरिया में जो जगह बनाई गई है, इन रेलवे स्टेशन विल सर्टेनली काज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? इनकन्वीनियंस का मतलब है असुविधा होना। ठीक है, अब दूर दराज एरिया में आपने क्या है, रिमोट हट्स बना दिए हैं, वहाँ जाकर के आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यहाँ से भी थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। इससे क्या होता है, ट्रेनों में डिले का चांसेस बढ़ जाता है। बट इज़ इट ए ग्रेट प्राइस टू पे गिवन द उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट? और क्या ये उड़ीसा एक ट्रेन जो एक्सीडेंट हुआ है उसका एक रीज़न हो सकता है, उसकी क्या भरपाई हो सकती है? आज के समय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का जो समय चल रहा है वो मोबाइल फ़ोन का इस समय चल रहा है, आईटी एप्लीकेशन का समय चल रहा है, एंड इट शुड बी पॉसिबल टू थिंक ऑफ ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल डिजिटल ऑथराइजेशन। इसलिए आप सोच सकते हैं कि आप ऐसा सिस्टम लेकर के आइए जहां पर मल्टीपल डिजिटल ऑथराइजेशन चल सकता है। सच इक्विपमेंट विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टाफ अदर देन मेंटेनर्स। आप क्या काम कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम लेकर के आ सकते हैं जहां पर फिजिकल मूवमेंट की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको स्टाफ वहां ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। भले ही मेंटेनर लोग अपना काम कर सकते हैं, यदि टूट फूट हुई है, कुछ अदर चीज़ें हुई हैं, तो उसके लिए तो मेंटेनर लोग रहते ही हैं। इसके साथ साथ में इंक्वायरी की बात करी जाती है कि आप इंक्वायरी को कहाँ पर देखते हैं। इंक्वायरी में मात्र आप ये मत ढूंढिए कि अपराधी कौन कौन रहे हैं, आप इसमें उस कमी को खोजिए कि किस कमी के चलते चलते ये काम हो गया है। वर्क टुवार्ड्स डिवाइजिंग ए सेफर सिस्टम शुड एक्चुअली बिगिन इन अर्नेस्ट विदाउट वेटिंग फॉर एनी इंक्वायरी। इंक्वायरी रिपोर्ट का आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, आपको मेनली फोकस करना है कि आने वाले समय में फिर से ये ट्रेनें ना टकरा जाएं, फिर से ऐसी बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। इसके बाद एक जगह और जो हमको फोकस करना चाहिए, एक और जो इशू उठाना चाहिए, वो है लार्जर क्वेश्चन ऑफ द इंडियन रेलवे सेफ्टी रिकॉर्ड। इंडियन रेलवे का जो सेफ्टी रिकॉर्ड है, ठीक है, वे फॉरवर्ड के तौर पर हमें देखना ज़रूरी है। चलिए हम जो है एक्सीडेंट का डेटा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टिल ए डिकेड एगो, एक दशक पहले की यदि हम बात करें जो फैटलिटीज़ हुई थी रेलवे एक्सीडेंट के चलते चलते, यूज टू बी इन द रेंज ऑफ 500+। एक दशक पहले का जो डेटा प्रस्तुत किया गया है वो रेलवे एक्सीडेंट के चलते चलते जो डेथें हुई हैं वो 500+ हुई हैं हर साल। यदि हम लास्ट 4 ईयर्स की बात कर लें, सो द नंबर इज़ नाउ लेस देन 50। पहले से कहीं बेहतर हम कर चुके हैं। ऑल्दो उड़ीसा एक्सीडेंट हैज़ लेफ्ट इट इम्प्रिंट ऑन सेफ्टी स्टैटिक, लेकिन आप यदि उड़ीसा के एक्सीडेंट को देखते हैं तो इसने छोड़ दिया है अपनी छाप सेफ्टी स्टैटिक्स में। इम्प्रिंट वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है छाप छोड़ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये एक्सेप्ट करें, जनरल रिडक्शन इन द एक्सीडेंट रेट इज़ रिजल्ट ऑफ सम पॉजिटिव एक्शन। यदि हम एक्सीडेंट को कम कर पाए हैं, डेथें कम हो रही हैं, इसका मतलब ये है हमने जो है कुछ ना कुछ जनरल रिडक्शन किए हैं एक्सीडेंट में, तो वो पॉजिटिव एक्शन के चलते चलते हुआ है। जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग। पहले क्रॉसिंग आप देखते हैं वहाँ पर कोई हुआ ही नहीं करता था, रेलवे की तरफ से कोई सुविधा ही नहीं बनाई जाती थी, लोग आसानी से ऐसे ही रेलवे पटरी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं, बैलगाड़ी निकाल रहे हैं।
लेकिन आज के साथ साथ में आप देखेंगे जगह जगह पर आपको बैरिकेड या फिर फाटक नज़र आते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो ट्रैक सिस्टम है उसको रिन्यू किया जा रहा है, जगह जगह पर मेंटेनेंस का काम चलते रहते हैं, इसलिए इतनी जो डेथ है वो हम कम कर पाए हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो मणिपुर में हुई हिंसा से रिलेटेड आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो हमें मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसकी कहानी को समझना होगा कि मोटे तौर पर इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि मणिपुर में लोगों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से है, जनसंख्या में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं या फिर SC ST का क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहा है। जैसे कि मणिपुर की जो जनसंख्या है लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ पर 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। ठीक है, तो मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई लोग ज़्यादातर हिंदू हैं, मैतेई में मुसलमान भी हैं। इसके अलावा जनसंख्या में भी मैतेई की संख्या ही ज़्यादा है। तो मैतेई में हिंदू भी आ गए हैं, मुसलमान भी आ गए हैं और इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है। नगा और कुकी ज़्यादातर ईसाई लोग हैं। नगा और कुकी को जनजाति की कैटेगरी में रखा गया है, ST की कैटेगरी में इनको रखा गया है। वहीं पॉलिटिक्स में यदि बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 लोग मैतेई समुदाय के हैं, बाकी के बचे 20 नगा और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक हुए 12 मुख्यमंत्रियों में से 2 ही जनजाति से थे, मतलब नगा और कुकी लोगों को ज़्यादा यहाँ पर उतना ज़्यादा राजनीति में उतारा नहीं गया है या फिर इनका प्रतिनिधित्व अच्छे से नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ में यहाँ की जो फिजिकल चीज़ आप देखें, भौगोलिक स्थिति देखें तो मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी चारों तरफ के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह काम करते हैं। तो मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा हुआ है और बाकी 90% पहाड़ी इलाके में यहाँ के ST वाले लोग रहते हैं। पहाड़ी और घाटी के बीच लोगों के बीच में जो विवाद है काफ़ी पुराना रहा है, इसको हम आज का नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा जनजाति का जो दर्जा दिया गया है, इस डिमांड का विरोध किया गया है और यही विरोध की जड़ ही लड़ाई का कारण है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उनको भी ST का दर्जा दिया जाए। ठीक है, समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका भी डाली थी। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई को यहाँ ST का दर्जा मिला हुआ था। इनकी दलील थी कि इस समुदाय उनके पूर्वजों की ज़मीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को ST कैटेगरी का दर्जा मिलना चाहिए। 2012 में इन लोगों ने अपनी एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी कि STDCM। इनका कहना था कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की ज़रूरत है और इन्हीं सब बातों के चलते चलते इन्होंने हाई कोर्ट में केस दायर किया, सुनवाई हुई और इनकी जीत हुई। लेकिन बाकी के जो ओरिजिनल ST वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और इसी के चलते चलते यहाँ पर हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद एडिटोरियल में जो मेन बात लिखी गई है वो है कि कैसे करके पीस को रिस्टोर किया जा सकता है। और सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा सॉल्यूशन आप लेकर के आइए कि ना तो वो इन लोगों को संतुष्ट करे, ना ही उन लोगों को संतुष्ट करे। मतलब हमें दोनों समुदाय के लोगों के बीच में सामंजस्य बैठा करके एक ऐसा इशू का सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। यदि आप किसी भी प्रकार का चेंजेस लेकर के आ रहे हैं मणिपुर में भी, तो वो नेचुरल एवोल्यूशन होना चाहिए पास्ट का। पास्ट को देखते हुए ही आपको सॉल्यूशन लेकर के आना है। कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटीज़ ऑफ द स्टेट्स कमिटीज़। आप इस बात को अच्छी तरह से सोच समझ करके फैसला लीजिए कि यहाँ की जो समुदाय है, यहाँ की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है।
यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है माइटीज़ के बारे में, जैसे कि स्टेट की पॉपुलेशन का लगभग 52% हिस्सा इनका है। 100 में से 52 लोग किस समुदाय के हैं? मैती समुदाय के हैं। लेकिन ये केवल 10% जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। वो जगह का नाम है इम्फाल वैली। इनको यदि आप रीलोकेट कर रहे हैं हिल से वैली की तरफ में, तो ये लीगल काम है। दे कैन नॉट शिफ्ट एंड रीलोकेट देमसेल्व्स, क्योंकि वे खुद ये काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वैष्णव हिंदूज हैं। बिकॉज ऑफ देयर नॉन इंक्लूजन इन एसटी कैटेगरी टू द हिल एरिया। एक रीज़न ये है कि ये लोग एसटी कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए इनको हिल एरिया में रिलोकेट नहीं किया जा सकता है। तो हिल जो एरिया है जहाँ पर 90% ऑफ विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द नागास एंड कुकीज़, हिल वाला जो एरिया है उसमें 90% लोग नागा और कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ में कुछ मैतीस लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं देयर हिंदू आइडेंटिटी हैज़ ब्रॉट देम नो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। उनका कहना है कि हम लोग हिंदू हैं, इसीलिए ना तो हमें राजनीतिक लाभ मिला और ना ही हमें इकोनॉमिक तौर पर कोई बेनिफिट मिल पा रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस हैज़ बिकम ए लायबिलिटी एज दे आर नॉट ट्रीटेड एज एसटीज। उनका कहना है कि हमको एसटी की तरह व्यवहार ही नहीं किया जा रहा है एंड आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू ऑक्यूपाई 90% ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो बाकी जो 90% टेरिटरी बची हुई है उस एरिया में रहने को लेकर के लड़ाई मेन हो रही है, क्योंकि इधर वाले एरिया में एसटी वाले लोग ही रह सकते हैं। अब ये जो समुदाय है जो कि 52% जनसंख्या वाला समुदाय, वो कह रहा है कि नहीं, हम ये जगह है या हम यहाँ रहेंगे, हमें एसटी का दर्जा दो। इस प्रकार की लड़ाई आप इसको बोल सकते हैं। तो पीस को कैसे करके रिस्टोर किया जा सकता है? एक बार फिर से मिलिट्री ऑपरेशन लाए गए। एटलीस्ट टिल द इंटेंसिटी एंड द स्पीड ऑफ वायलेंस इज़ कंट्रोल्ड। और इस प्रकार से इसकी जो तीव्रता है, इसका जो फैलाव है इस वायलेंस की, उसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश किया है। इंडियन आर्मी, इसके साथ साथ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ तक कि इंडियन एयर फोर्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दिल्ली लौटकर आ गए हैं। इन्होंने कैंपिंग किया था मणिपुर में एंड प्रिसाइडिंग ओवर द पीस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर प्रिसाइडिंग वर्ड यूज़ किया गया है। प्रिसाइडिंग का मतलब होता है पीठासीन। तो इसके साथ साथ में एक जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ है, इनको सेंड किया गया है मणिपुर, इम्फाल भेजा गया है एज ए सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर। एक ऑफिसर हैं त्रिपुरा कैडर के, आज के टाइम में वो सेवा दे रहे हैं एज ए इंस्पेक्टर जनरल सीआर। इनको भी टिप्ड किया गया है टू टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल मणिपुर। कॉम्बिंग ऑपरेशन आर ऑन एंड रिलीफ कैंप्स आर इन प्लेस। एक तरफ तो सरकार ये ध्यान रख रही है कि सबसे पहले तो हमें वायलेंस को रोकना है, दूसरी तरफ ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ रिलीफ कैंप भी बनाने की ज़रूरत है। द परपिट्रेटर्स ऑफ द वायलेंस आर फेसिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। जो भी लोग इसमें शामिल हुए थे जिन्होंने हिंसा की है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन 100 हैव डाइड एंड प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ हैज़ बीन डिस्ट्रॉय। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारी संपत्ति डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका क्या होगा? ये जो है पैनिक वाली बात यहाँ पर है। इसके साथ साथ में बहुत सारी र्यूमर्स इस प्रकार की भी फैल रही है। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह है कि 1000 ऑफ वीपन्स विच इंक्लूड AK-47 हैज़ बीन लूटेड बाय माइतीस एंड कुकीज़। ऐसी खबर भी आ रही है कि AK-47 जैसे हथियारों को लूटा गया है मैतेई और कुकीज़ के द्वारा फ्रॉम द पुलिस इन देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। जहाँ पर ये लोगों की धाक जमी हुई है, पकड़ है, वहाँ पुलिस वालों को मारपीट करके, छीना झपटी करके AK-47 तक छीन लिया गया है। इसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से जो व्यू एक्सप्रेस किया गया है, इंडियन आर्मी चीफ एंड द सिक्योरिटी एडवाइज़र दैट द वायलेंस इज़ द रिजल्ट ऑफ एथनिक क्लैशेस। उनका कहना है कि ये दो समुदाय के लोग हैं, उनके बीच में क्लैश हुआ है। 2 ग्रुप्स हैव नॉट सक्सीडेड इन
undoing the impact of the statement of Chief Minister that 40 cookie terrorists have been killed in operation। इसके साथ साथ में आप देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जैसे लोगों का स्टेटमेंट आना कि 40 कुकी टेररिस्ट को हमने किल्ड किया है ऑपरेशन में। दो जो सेंटर का स्टैंड है, इसके साथ साथ में प्रेजेंस ऑफ द इंडियन एंड सेंट्रल फोर्सेस, ये रिस्टोर कर रहे हैं कॉन्फिडेंस कुकीज़ लोगों का। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ों को हम अंडू कर सकते हैं, इतने सारा जो डैमेज हुआ है उसको कैसे वापस रिस्टोर किया जा सकता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और न्यायिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है एकदम तेज़ी के साथ में। चाहे इसके लिए भी कोई भी कीमत आपको चुकानी पड़े, आपको जस्टिफिकेशन लेकर के आना ही पड़ेगा। The changes should be a natural evolution from the civilization of the past, absorbing the sensitivities of the tribals, their susceptibilities। ठीक है, susceptibilities का मतलब क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सस्पेक्टिबिलिटी का मतलब होता है भावनाएं। तो जो आदिवासी लोग हैं उनकी भावनाओं को भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। प्रोपेंसिटी टू रिस्टोर टू वायलेंस व्हेन प्रोवोक्ड। कुल मिलाकर के ये जो आर्टिकल है, कैसे करके हम शांति ला सकते हैं इस रीजन में, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया था। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ और पहली न्यूज़ देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड। सरकार की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है ताकि सरकार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंजेस कर सके। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में सरकार यदि किसी भी प्रकार से चेंजेस करती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है ना, या तो वो जाने वाला है या तो फिर आपकी बचत होने वाली है। तो सरकार इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस करती है। एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली जो पैराग्राफ है इसको आप रेपो रेट मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट। अब आप ये समझ लीजिए कि ये SBI है और नीचे वाला RBI है। SBI क्या काम करता है, RBI के पास जाता है और कहता है कि मुझे लोन चाहिए। RBI उसको लोन देगा और इसके लिए कहेगा कि मैं आपको जो रेपो रेट है वो इतने % का रख रहा हूँ। जैसे कि बैंक यदि आपको आज के समय में 13% के हिसाब से लोन दे रहा है, आपसे 13% वो ले रहा है, इसका मतलब ये है RBI से जब उसने पैसे उधार लिया था उसको 13% से कम में मिला था। तो एक चीज़ आपको ये माइंड में रखना है कि रेपो रेट के अंतर्गत क्या होता है कि बैंक RBI से पैसे उधार लेते हैं। अब यहाँ पर RBI सबसे मेन हो जाता है। मेन इसलिए हो जाता है कि यदि RBI रेपो रेट को बढ़ा देता है, रेपो रेट को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि SBI RBI के पास में जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको लोन महंगा पड़ेगा। जब उसको खुद लोन महंगा पड़ रहा है तो वो क्या काम करता है, आप लोगों से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वसूलता है। ऐसा कब किया जाएगा, जब मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए। आप जब भी इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसको खाली महंगाई के तौर पर कभी मत देखना, उसको हमेशा आप इस नज़रिए से देखिए, इन्फ्लेशन है इसका मतलब ये है मार्केट में नोटों की संख्या बढ़ रही है, मार्केट में पैसे की संख्या बढ़ रही है, तो उसको RBI कैसे करके खींचेगा। तो एक टूल जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि रेपो रेट को आप बढ़ा दो। तो इससे क्या होता है, बैंक वाले भी बड़े चालू होते हैं। बैंक वाले क्या काम कर देते हैं, आपकी जो EMI कट रही है ना उसको बढ़ा देते हैं। 6,000 की EMI कट रही है आपकी हर महीने, यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो वो 6,500 की EMI हो जाएगी। मतलब आपके जेब को कुल मिला करके खाली करने का काम किया जाता है। रेपो रेट का निर्धारण, रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा निर्धारित करी जाती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का गठन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इसके लिए सेक्शन 45 जेडपी का इस्तेमाल किया गया है। ये बताता है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा ताकि हम इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव कर सकें, क्योंकि आरबीआई को भी सरकार ने बोल दी है 4+- 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए। मैक्सिमम 6% की महंगाई दर हो सकती है और मिनिमम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2% की महंगाई हो सकती है। तो जो सेक्शन 45 जेडबी है इसको अमेंडेड किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक 6 मेंबर वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ताकि डिटरमाइन किया जा सके पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को। इससे इन्फ्लेशन के टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। इस प्रकार की पहली जो एमपीसी है इसको गठन किया गया था 29 सितंबर 2016 को। एमपीसी हमने क्यों गठित करे हैं? प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का कि आपको जो है मेंटेन करके रखना है प्राइस की स्टेबिलिटी को। इसमें आपका ध्यान होना चाहिए ग्रोथ के ऊपर कि ग्रोथ बनी रहे और हमारा जो रुपया है वो एकदम डाउन ना हो जाए। प्राइस स्टेबिलिटी इज़ नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए तब जाकर के हमारे देश सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ कर सकता है। इकोनॉमी में जो कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनको हल करना है। इन्फ्लेशन का टारगेट दिया गया है, जैसे कि आरबीआई को 4+- 2% का टारगेट लेकर के चलना पड़ता है। 4 से लेकर के 6 से लेकर के 2% के बीच में रखना। मिनिमम 2% रहेगी और 6% रहेगा मैक्सिमम। कंपोजिशन की यदि हम बात करें, देखिए इसमें 6 मेंबर होते हैं टोटल। 3 मेंबर जो होते हैं आरबीआई के खुद के रहते हैं और बाकी हुए जो रहेंगे 3 वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। यहाँ पर 6 मेंबर हैं। आरबीआई का गवर्नर बैठता है, सबसे ऊपर रहता है। इसके बाद होता है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर इन चार्ज भी इसमें काम करता है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर भी इसमें रहेगा। जो 3 मेंबर की हम बात करें हैं, ठीक है, इसके साथ साथ में एक ऑफिशियल नॉमिनेटेड व्यक्ति रहेगा आरबीआई बोर्ड का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज करती है 3 मेंबर्स को। कमेटी चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, और इस कमेटी के चेयर्ड कौन रहते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे। मेंबर ऑफ द एमपीसी विल सर्व 4 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यदि आपको एमपीसी का मेंबर बनाया गया है तो 4 साल तक आप काम कर सकते हैं। 4 साल के बाद फिर से आपको मेंबर नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ साथ में मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आर अपॉइंटेड फॉर 4 years। 4 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है।